एक मामला जो साधारण लगता था लेकिन बेहद अजीब था। 33 वर्षीय महिला मीरा देवी और 30 वर्षीय युवक विक्रम सिंह का रहस्यमय ढंग से लापता होना। दोनों ही शांतिपुर गांव के रहने वाले थे। सबसे पहले रिपोर्ट दर्ज कराने वाले मीरा के माता पिता थे। दो बूढ़े लोग दूसरे जिले से लंबी यात्रा करके आए थे। उनके चेहरे पर गहरी चिंता छाई हुई थी। उन्होंने बताया कि लगभग 1 महीने से उनकी बेटी से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। वे फोन करते तो कोई जवाब नहीं मिलता, और जब उन्होंने दामाद से पूछा तो उसने बस इतना कहा कि मीरा घर छोड़कर कहीं चली गई है। कुछ अनहोनी की आशंका से उन्होंने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद विक्रम सिंह का परिवार भी अपने बेटे के बिना बताए अचानक गायब हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराने आया। जिले के आपराधिक जांच दल के प्रमुख इंस्पेक्टर अजय ठाकुर, एक अनुभवी जांचकर्ता, ने सीधे इस मामले को अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण संबंधित व्यक्ति मीरा के पति राजेश कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ कक्ष में 38 वर्षीय राजेश कुमार, एक सच्चे किसान की तरह कठोर दिखने वाले व्यक्ति, ने एक दर्द और अपमान से भरी कहानी सुनाई। उसका चेहरा थका हुआ था, उसकी आंखें धंसी हुई और काली थीं। एक धोखा खाए हुए पति का आदर्श रूप जो अपनी पत्नी को खोने का दर्द सह रहा था। राजेश ने बताया कि उसका और मीरा का एक खुशहाल परिवार था जो गांव में कई लोगों के लिए एक सपना था। उनके 2 प्यारे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की थे। वह एक बड़े आम के बाग का मालिक था और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए साल भर कड़ी मेहनत करता था। उसने स्वीकार किया कि खेती के कामों में, खासकर आम के व्यस्त मौसम में, वह अक्सर पेड़ों की देखभाल के लिए बाग में बनी झोपड़ी में ही रुक जाता था, जिससे वह अपनी पत्नी और बच्चों को कम समय दे पाता था। और इसी खालीपन से त्रासदी ने जन्म लिया। राजेश ने बताया कि उस साल आम की कटाई के मौसम में उसने कुछ अस्थायी मजदूरों को काम पर रखा था, जिसमें विक्रम सिंह भी था, जो उसी गांव का एक युवक था। विक्रम दिखने में काफी आकर्षक और बात करने में माहिर था। जब राजेश बाग में व्यस्त रहता, विक्रम उसकी पत्नी के करीब आने और उसे रिझाने के हर संभव तरीके ढूंढता, और उसकी पत्नी मीरा अकेलेपन के उन दिनों में उसकी मीठी बातों का विरोध नहीं कर सकी। वे एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और राजेश की पीठ पीछे एक गुप्त संबंध शुरू कर दिया। मैंने उन्हें पकड़ लिया, राजेश ने रुंधी हुई आवाज में कहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मैंने उन्हें शहर के एक गेस्ट हाउस में रंगे हाथों पकड़ा। उस समय मैं पागल हो गया था, लेकिन वह रोने और भीख मांगने लगी। उसने कहा कि यह सिर्फ एक पल की कमजोरी थी, 2 छोटे बच्चों के बारे में सोचकर, और क्योंकि मैं अभी भी अपनी पत्नी से प्यार करता था, मैंने मूर्खता से उसे माफ कर दिया। वह रुका, अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसके कंधे कांप रहे थे। मुझे उम्मीद थी कि वह पछताएगी, कि वह परिवार को महत्व देगी, लेकिन मैं गलत था। वे बस कुछ समय के लिए रुके और फिर चुपके से मिलते रहे। पड़ोसियों ने कानाफूसी शुरू कर दी। मैं जहां भी जाता, मुझे लगता जैसे लोग मुझे घूर रहे हैं, कुछ दया से, कुछ उपहास से। मैंने उससे एक बार फिर बात करने की कोशिश की। राजेश के अनुसार 30 अगस्त की रात को बच्चों के सो जाने के बाद उसकी और उसकी पत्नी की एक बड़ी लड़ाई हुई। उसने अपनी पत्नी से उस पापी रिश्ते को तुरंत खत्म करने की मांग की, लेकिन मीरा ने न केवल कोई पछतावा नहीं दिखाया, बल्कि उसे चुनौती दी। अगली सुबह राजेश ने कड़वाहट से भरी आवाज में आगे बताया, जब मैं उठा तो वह वहां नहीं थी। उसकी अलमारी खाली थी, घर से कुछ बचत के पैसे भी गायब थे, और उसी दिन विक्रम भी गांव से गायब हो गया। कहानी बिल्कुल साफ है साहब। उसने मुझे, अपने 2 मासूम बच्चों को अपने प्रेमी के लिए छोड़ दिया। राजेश की कहानी बेहद तार्किक और भावनात्मक थी। इसने एक बेचारे पति का चित्र बनाया जिसे धोखा मिला और फिर उसकी पत्नी पैसे लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इंस्पेक्टर ठाकुर की टीम के अधिकांश जांचकर्ताओं ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं असामान्य नहीं थीं। यह मामला एक नागरिक मामला, पारिवारिक नैतिकता की एक दुखद कहानी लग रहा था। उनका काम शायद बस उस जोड़े को ढूंढना, उनकी स्थिति की पुष्टि करना और फिर परिवार को सूचित करना था। जांचकर्ताओं ने राजेश के घर जाकर उसके 2 छोटे बच्चों से भी बात की। मासूम बच्चों ने लाल आंखों से बस इतना कहा, मां काम करने के लिए दूर गई हैं। पापा ने कहा कि वह बहुत लंबे समय बाद वापस आएंगी। बच्चों के शब्दों ने राजेश की कहानी को और मजबूत कर दिया। हालांकि इंस्पेक्टर अजय ठाकुर, जिन्होंने सैकड़ों बड़े छोटे मामले सुलझाए थे, को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। वह ठीक से बता नहीं सकता था कि क्या, लेकिन एक आपराधिक पुलिसकर्मी की अंतरात्मा ने उसे बताया कि राजेश की दुखद कहानी के पीछे कुछ छिपा हुआ था। राजेश का व्यवहार, हालांकि बहुत दुखी लग रहा था, कुछ ज्यादा ही आदर्श,
बहुत ही स्क्रिप्टेड लग रहा था। उसकी आंखों में हालांकि कभी कभी आंसू थे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति का वास्तविक आतंक और नुकसान नहीं था जिसने अभी अभी अपनी पत्नी को खोया हो। यह एक अच्छी तरह से अभ्यास की गई थकान, एक इस्तीफे जैसा था। इसके अलावा मीरा के माता पिता के बयान के अनुसार उनकी बेटी अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। यह बहुत अविश्वसनीय था कि वह अपने प्रेमी के लिए अपने 2 मासूम बच्चों को बेरहमी से छोड़ सकती थी। यह एक मां की सामान्य मानसिकता के खिलाफ था। राजेश के घर से निकलते समय वापस मुख्यालय जाते हुए गाड़ी में एक युवा जांचकर्ता ने कहा, मामला दिन के उजाले की तरह साफ है सर। इस महिला का अफेयर था और वह अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। शायद हमें अन्य इकाइयों को इस जोड़े का पता लगाने के लिए सूचित करना चाहिए। इंस्पेक्टर ठाकुर चुप रहे। उनकी आंखें विचारमग्न होकर आम के बागों को देख रही थीं जो नई पत्तियों से लदे थे। उन्हें लगा कि यह कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। मुख्यालय पहुंचकर उन्होंने अपने अधीनस्थों को आदेश दिया, अभी के लिए कोई निष्कर्ष न निकाले, इसे एक सामान्य गुमशुदगी के मामले के रूप में जांचें। टीम 1 राजेश कुमार के अपनी पत्नी के अवैध संबंध के बारे में दिए गए पूरे बयान की पुष्टि करे। तीनों के पड़ोसियों, दोस्तों और सहकर्मियों से बात करे। मुझे एक बहुआयामी वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण चाहिए। टीम 2 विक्रम सिंह का पता लगाने पर ध्यान केंद्रित करे। उसकी पृष्ठभूमि, सामाजिक संबंधों, विशेष रूप से उसके व्यावसायिक संबंधों की जांच करे। आधिकारिक जांच शुरू हो गई। हालांकि अधिकांश लोग अभी भी मानते थे कि यह जल्द ही बिना किसी आपराधिक तत्व के समाप्त हो जाएगी, लेकिन इंस्पेक्टर ठाकुर जानते थे कि उन्हें अपनी अंतरात्मा पर विश्वास करना होगा। उन्हें लगा कि इस शांतिपूर्ण भूमि शांतिपुर के नीचे, उन पुराने आम के पेड़ों के नीचे, एक बहुत ही भयानक सच्चाई छिपी हुई है। मीरा देवी और विक्रम सिंह के रहस्यमय ढंग से लापता होने की जांच 2 मुख्य दिशाओं में शुरू की गई। पहली टीम, जिसका नेतृत्व एक डिप्टी इंस्पेक्टर कर रहा था, को पति राजेश कुमार द्वारा बताई गई पूरी कहानी की पुष्टि करने का काम सौंपा गया था। जासूसों को शांतिपुर गांव में फैल जाने, पड़ोसियों, आम के बाग में काम करने वाले मजदूरों और राजेश मीरा के परिवार के करीबी दोस्तों से बात करने का आदेश दिया गया। दूसरी टीम, जिसका नेतृत्व सीधे इंस्पेक्टर अजय ठाकुर कर रहे थे, विक्रम सिंह, जो मीरा के साथ ही गायब हो गया था, की प्रोफाइल बनाने और उसका पता लगाने पर केंद्रित थी। पहली जांच टीम के परिणाम राजेश कुमार की कहानी को और मजबूत करते दिख रहे थे। पड़ोसियों ने पुष्टि की कि राजेश मीरा के परिवार में हाल ही में अक्सर झगड़े होते थे। उन्होंने कई बार घर से बहस की आवाजें सुनी थीं। मीरा की कुछ करीबी महिला मित्रों ने भी बताया कि उसने शिकायत की थी कि उसका पति बहुत रूखा है, केवल काम की परवाह करता है और अब अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देता। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि मीरा और विक्रम सिंह के बीच अवैध संबंध की अफवाहें सच थीं। लगभग पूरा गांव इस बारे में जानता था। केवल पति राजेश कुमार ही सबसे आखिर में जानने वाला लग रहा था। इससे जांचकर्ताओं की नज़र में राजेश की छवि और भी दयनीय हो गई। एक मेहनती, सीधे, सादे पति की जिसे धोखा मिला। इस बीच विक्रम सिंह पर केंद्रित दूसरी जांच टीम ने बहुत ही जटिल विवरणों का खुलासा करना शुरू कर दिया। विक्रम कोई सीधा, सादा गांव का लड़का नहीं था जो केवल अस्थायी काम करता हो। उसका अतीत काफी संदिग्ध था। विक्रम के सामाजिक संबंधों की गहराई से जांच करने पर जासूसों ने पाया कि वह एक जाना माना जुआरी था। विशेष रूप से मुर्गा लड़ाई पर सट्टा लगाने का आदी था। वह अक्सर पड़ोसी गांवों में आयोजित होने वाली अवैध मुर्गा लड़ाइयों में जाता था और बहुत बड़ी रकम हार चुका था। जुआ खेलने की अपनी लत को पूरा करने के लिए विक्रम ने कई जगहों से कर्ज लिया था, दोस्तों और रिश्तेदारों से लेकर सूदखोरों तक। उनमें से एक जिले का एक कुख्यात गैंगस्टर था जिसका नाम कल्लू भाई था। कल्लू भाई, जिसका असली नाम कैलाश शर्मा था, बड़ी मुर्गा लड़ाइयों का आयोजन करने और कर्ज वसूलने में अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। जो भी कर्जदार उससे उलझता, उसका अंत अच्छा नहीं होता। जासूसों ने कल्लू भाई के कुछ पुराने कर्जदारों से मुलाकात की। उन्होंने डर के मारे बताया कि कल्लू भाई के पास कर्ज वसूलने के लिए गुंडों की एक टीम थी जो कर्जदार और उनके परिवार को धमकाने, पीटने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करने को तैयार रहते थे। एक व्यक्ति ने बताया कि कर्ज चुकाने में कुछ दिनों की देरी के कारण कल्लू भाई के गुंडों ने उसके घर आकर दरवाजे पर पेंट की पूरी बाल्टी उड़ेल दी थी। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक जुआरी से मिली जो कभी विक्रम सिंह का बहुत करीबी था। उस व्यक्ति ने बताया कि लापता होने से लगभग 1 हफ्ते पहले विक्रम एक बड़ी मुर्गा लड़ाई में लगभग 50,000 रुपये हार गया था। यह पैसा विक्रम ने कल्लू भाई से तुरंत उधार लिया था। विक्रम उस समय पूरी तरह से टूट चुका था
उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, उस व्यक्ति ने बताया। उसने कल्लू से कुछ महीनों की मोहलत मांगी, वादा किया कि आम के मौसम के बाद पूरा चुका देगा, लेकिन कल्लू नहीं माना। उसने मुर्गा लड़ाई के मैदान में ही विक्रम को बहुत भला बुरा कहा। उसने यह भी धमकी दी कि अगर 1 हफ्ते के भीतर पूरा पैसा नहीं मिला तो वह विक्रम के पूरे परिवार को खत्म करवा देगा। यह सुनकर मैं इतना डर गया कि मैंने उससे दूरी बना ली। एक जानलेवा संघर्ष, एक सार्वजनिक जान से मारने की धमकी। मामला अचानक एक पूरी तरह से नई दिशा में मुड़ गया। मीरा और विक्रम के एक साथ भाग जाने की परिकल्पना अब कम विश्वसनीय लग रही थी। इसके बजाय एक और अधिक अंधकारमय और हिंसक परिदृश्य सामने रखा गया। क्या यह हो सकता है कि कर्ज न चुका पाने के कारण विक्रम सिंह को कल्लू भाई और उसके गुंडों ने सबक सिखाने के लिए मार दिया हो? और क्या मीरा देवी, जो उस समय विक्रम के साथ थी, अनजाने में सबूत मिटाने के लिए मारी गई एक निर्दोष शिकार बन गई हो? यह परिदृश्य दोनों के अचानक और पूरी तरह से चुपचाप गायब हो जाने की व्याख्या करता है। जांच दल के बैठक कक्ष में इंस्पेक्टर ठाकुर व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े थे। उन्होंने प्रेम के लिए भाग जाने की परिकल्पना को काट दिया। इसके बजाय उन्होंने जुआ के कर्ज के कारण हत्या लिखा। कल्लू भाई के नाम को लाल कलम से गोला बना दिया गया। हमारे पास एक नया संदिग्ध है, इंस्पेक्टर ठाकुर ने कहा। कैलाश शर्मा उर्फ कल्लू भाई। मकसद कर्ज वसूली, जान से मारने की धमकी दी, अपराध करने की क्षमता रखता है। यह जांच की दिशा बहुत अधिक प्रशंसनीय लगती है। उन्होंने कल्लू भाई को पूछताछ के लिए बुलाने का आदेश दिया। कल्लू भाई पुलिस मुख्यालय में बहुत शांत भाव से उपस्थित हुआ, जो एक क्रूर गैंगस्टर के बारे में जासूसों की कल्पना से बिल्कुल अलग था। वह लगभग 40 साल का, दुबला, सांवली त्वचा वाला था। उसके शरीर पर कुछ टैटू थे, लेकिन वे शर्ट के नीचे छिपे हुए थे। उसने इंस्पेक्टर ठाकुर के सवालों का संक्षिप्त जवाब दिया, लेकिन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने विक्रम सिंह को पैसा उधार दिया था और विक्रम ने अभी तक नहीं चुकाया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने मुर्गा लड़ाई के मैदान में विक्रम पर चिल्लाया था, हमारे धंधे में कर्ज और वसूली तो आम बात है साहब, कल्लू भाई ने लापरवाही से कहा। मैंने उसे डराने के लिए कुछ बातें कहीं ताकि वह पैसा चुकाने की चिंता करे, लेकिन मेरे पास उसे मारने का समय कहाँ है? अगर वह मर गया तो मेरा मूलधन और ब्याज दोनों डूब जाएगा। तो जिस समय विक्रम और मीरा लापता हुए, उस समय आप कहाँ थे और क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर ठाकुर ने पूछा। यह 1 महीने पुरानी बात है, कौन ठीक से याद रख सकता है? कल्लू भाई ने कंधे उचकाए। शायद मैं घर पर ही था, अपने मुर्गा के दड़बे के आसपास, कहीं नहीं गया। एक कमजोर बहाना, एक असहयोगी रवैया, मकसद और अपराध करने की क्षमता के साथ कल्लू भाई मामले का मुख्य संदिग्ध बन गया। हालांकि सीधे सबूतों के अभाव में जांच दल उसे हिरासत में नहीं ले सका। इंस्पेक्टर ठाकुर को कल्लू भाई को जाने देना पड़ा, लेकिन उसके और उसके ठिकानों के आसपास एक कड़ी निगरानी का जाल बिछा दिया गया। कल्लू भाई की जांच 2 सप्ताह तक चली, लेकिन कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं मिला। वह किसी भी संदिग्ध गतिविधि में शामिल नहीं लग रहा था। जासूसों ने उसके गुंडों से जानकारी निकालने की भी कोशिश की, लेकिन सभी ने अपना मुंह बंद रखा। मामला एक बार फिर रुक गया। जांच दल के सदस्यों के मन में निराशा घर करने लगी। क्या वे एक बार फिर गलत रास्ते पर थे? इस बीच एक टीम अभी भी पति राजेश कुमार से संबंधित सबसे छोटे विवरणों की पुष्टि करने के अपने काम में लगी हुई थी। उस साल आम के मौसम में राजेश के लिए काम करने वाले मजदूरों से फिर से बात करते समय एक युवा जासूस को संयोग से एक ऐसा विवरण मिला जो महत्वहीन लग रहा था। जिस दिन राजेश भाई ने अपनी पत्नी को गेस्ट हाउस में रंगे हाथों पकड़ा, एक मजदूर ने बताया, वह दोपहर का समय था। लेकिन अजीब बात यह है कि उस सुबह मैंने राजेश भाई को बहुत जल्दी बाग में जाते देखा और चुपचाप बाग के अंत में एक पुराने आम के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते देखा। उन्होंने कहा कि वह अगले मौसम के लिए खाद बनाने के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, लेकिन आज तक खाद के गड्ढे खोदने का काम वह हमेशा हमें सौंपते थे। उन्होंने खुद कभी नहीं किया और वह गड्ढा असामान्य रूप से बड़ा और गहरा था। पहले से खोदे गए गड्ढे के विवरण ने जासूस को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने तुरंत इंस्पेक्टर ठाकुर को इसकी सूचना दी। रिपोर्ट सुनने के बाद इंस्पेक्टर ठाकुर बहुत देर तक चुप बैठे रहे। उनकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। सुबह गड्ढा खोदा गया। दोपहर में उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा और फिर पत्नी और उसका प्रेमी एक ही समय में गायब हो गए। इन घटनाओं को एक साथ रखने पर एक भयानक परिदृश्य बनता है। क्या यह हो सकता है कि रंगे हाथों पकड़ना कोई संयोग नहीं था? क्या यह हो सकता है कि यह एक पहले से बिछाया गया जाल था और पति, जो सबसे दयनीय शिकार लग रहा था, वास्तव में इस पूरे नाटक का निर्देशक था? इंस्पेक्टर ठाकुर का प्रारंभिक संदेह
जो अंतर्ज्ञान पर आधारित एक अस्पष्ट संदेह था, अब एक तार्किक आधार पाने लगा था। उन्होंने महसूस किया कि शुरू से अंत तक उन्होंने केवल एक पक्ष की कहानी सुनी थी, राजेश कुमार की कहानी। वह व्हाइटबोर्ड की ओर बढ़े। कल्लू भाई का नाम अभी भी वहां था, लेकिन अब धुंधला लग रहा था। उन्होंने पहले लिखे गए नाम को देखा, वह नाम जिसे उन्होंने लगभग खारिज कर दिया था, राजेश कुमार। हम एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं वापस आ गए हैं जहां से शुरू किया था, इंस्पेक्टर ठाकुर ने खुद से कहा। सभी रास्ते बंद गली में जाते हैं, सिवाय एक व्यक्ति के, बेचारा पति। उसकी कहानी इतनी आदर्श क्यों है? वह अपने डिप्टी की ओर मुड़े। राजेश कुमार के घर और पूरे बाग की तत्काल तलाशी का वारंट जारी करवाओ। खोजी कुत्तों को भी बुलाओ। मैं जानना चाहता हूं कि उसके घर के बाग के अंत में उस पुराने आम के पेड़ के नीचे क्या रहस्य छिपा है। राजेश कुमार के घर और पूरे बाग की तत्काल तलाशी का वारंट सुबह ही जिला अदालत से मंजूर हो गया। इंस्पेक्टर अजय ठाकुर जानते थे कि वह एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकते। उन्हें एक मजबूत एहसास था कि 2 लोगों के लापता होने का जवाब उसी जमीन के नीचे दफन है जिस पर वह बेचारा पति रह रहा था। आपराधिक जांच दल, फोरेंसिक टीम और खोजी कुत्तों से लैस सशस्त्र पुलिस सहित एक बड़ी पुलिस बल को जुटाया गया। जब पुलिस की गाड़ियां राजेश के घर जाने वाली संकरी कच्ची सड़क पर मुड़ीं तो पूरे गांव में हलचल मच गई। राजेश कुमार अपने 2 छोटे बच्चों के साथ घर में था। कुत्तों के भौंकने और गाड़ियों के शोर को सुनकर वह देखने के लिए बाहर भागा। अपने आंगन में भारी पुलिस बल को आते देख उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और यहां तक कि बेहद नाराज होने का नाटक भी किया। आप लोग क्या कर रहे हैं? राजेश चिल्लाया, सिपाहियों की ओर उंगली उठाते हुए। क्या आपके पास वारंट है जो आप एक नागरिक के घर में जबरदस्ती घुस रहे हैं? मेरी पत्नी को किसी ने बहकाया और वह भाग गई। आप उसे ढूंढने के बजाय मेरे परिवार को परेशान करने यहां आ गए हैं। हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इंस्पेक्टर ठाकुर आगे बढ़े, तलाशी वारंट दिखाते हुए। श्री राजेश कुमार, हमारे पास यह संदेह करने के लिए पर्याप्त आधार है कि आपकी पत्नी और श्री विक्रम सिंह के लापता होने से संबंधित सुराग यहां छिपे हुए हैं। कृपया हमें अपना काम करने में सहयोग करें। लाल मुहर वाले सफेद कागज को देखकर राजेश का आक्रामक रवैया कुछ नरम पड़ गया, लेकिन उसने फिर भी कठोर दिखने की कोशिश की। आपको जो खोजना है खोजिए। मैं पीड़ित हूं, मुझे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिला तो मैं आप पर मानहानि और सत्ता के दुरुपयोग का मुकदमा करूंगा। हम बाद में उस पर बात करेंगे, इंस्पेक्टर ठाकुर ने कहा और फिर टीमों को आदेश दिया, शुरू करो। तलाशी व्यापक और सावधानीपूर्वक की गई। एक टीम घर के अंदर तलाशी लेने लगी। एक अन्य टीम 2 खोजी कुत्तों के साथ पूरे बड़े आम के बाग की छानबीन करने लगी। राजेश कुमार को निगरानी के लिए आंगन के बीच में रखी एक कुर्सी पर चुपचाप बैठने का आदेश दिया गया, जिसके दोनों ओर 2 सशस्त्र सिपाही थे। वह अपनी छाती पर हाथ बांधे बैठा था, शांत दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार बाग की ओर देख रही थीं, विशेष रूप से सबसे दूर के कोने की ओर, जहां एक पुराना आम का पेड़ था। उसकी आंखों में चिंता, हालांकि अच्छी तरह से छिपी हुई थी, इंस्पेक्टर ठाकुर की पेशेवर नजरों से नहीं बच सकी। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, जब खोजी कुत्तों को बाग में लाया गया तो उन्होंने लगभग तुरंत ही अन्य क्षेत्रों को नजरअंदाज कर दिया, भौंकते हुए, और सीधे उस पुराने आम के पेड़ की ओर भागे। वे वहीं रुक गए, लगातार जमीन के एक ऐसे हिस्से को खुरच रहे थे जो आसपास की जमीन से नया लग रहा था। संकेत मिला है, कुत्ते के हैंडलर ने चिल्लाया। इंस्पेक्टर ठाकुर ने तुरंत बाग में तलाशी टीम को उस स्थान पर अपनी पूरी ताकत केंद्रित करने का आदेश दिया। आवाज सुनकर राजेश कुमार का चेहरा पीला पड़ गया, खून की एक बूंद भी नहीं बची। वह अनियंत्रित रूप से कांपने लगा। खुदाई का काम शुरू हुआ। कुदाल और फावड़े तेजी से चलाए गए। पेड़ के नीचे की मिट्टी काफी नरम थी, जिससे पता चलता था कि इसे हाल ही में खोदा गया था। जब गड्ढा लगभग 1 मीटर से अधिक गहरा खोदा गया तो एक फावड़ा एक नरम वस्तु से टकराया। उसी समय सड़ रही लाश की एक विशिष्ट दुर्गंध उठने लगी। रुको, हाथ से करो, इंस्पेक्टर ठाकुर ने आदेश दिया। फोरेंसिक टीम के सदस्यों ने दस्ताने पहने और सावधानी से मिट्टी की अंतिम परत को हटाया, और फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। जमीन के नीचे 2 मानव शव थे, जो खून और सड़न से रंगी एक बड़ी चादर में कसकर लिपटे हुए थे। उस दृश्य को देखकर राजेश कुमार पूरी तरह से टूट गया। वह एक घायल जानवर की तरह चीखा और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर ऐंठ रहा था। उसका नाटक आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया था। दोनों शवों को सावधानी से जमीन से बाहर निकाला गया। हालांकि वे बुरी तरह से सड़ चुके थे, फिर भी यह पहचाना जा सकता था कि वे एक पुरुष और एक महिला के थे। प्रारंभिक पहचान विशेषताओं के आधार पर यह लगभग निश्चित था कि वे मीरा देवी
और विक्रम सिंह थे। वह गड्ढा जिसे राजेश ने खाद बनाने के लिए झूठ बोला था, वास्तव में उसके अपराध को दफनाने वाली एक सामूहिक कब्र थी। दोनों पीड़ितों के मिल जाने के बाद घर के अंदर की तलाशी और भी सावधानी से की गई। इस बार फोरेंसिक विशेषज्ञों ने राजेश के बेडरूम पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे वे अपराध का मुख्य स्थल मानते थे। कमरा साफ सुथरा लग रहा था, जिसमें कुछ भी असामान्य नहीं था, लेकिन अपराध चाहे कितनी भी अच्छी तरह से छिपाया गया हो, हमेशा ऐसे निशान छोड़ जाता है जिन्हें मिटाया नहीं जा सकता। विशेष उपकरणों का उपयोग करते हुए विशेषज्ञों ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुराग खोजा। सूखे खून के छोटे धब्बे जो भारी लकड़ी के बिस्तर के पैर और पुरानी दीवार के बीच की लगभग अदृश्य दरार में छिपे हुए थे। शायद अपराध के दौरान पीड़ित का खून इस दरार में चला गया था, एक ऐसी जगह जिसे राजेश ने अपनी घबराहट में साफ करना भूल गया था। खून का नमूना तुरंत एकत्र किया गया और जांच के लिए भेजा गया। अपने ही बाग में दोनों पीड़ितों के शवों के मिलने और अन्य परिस्थितिजन्य सबूतों के साथ राजेश कुमार की गिरफ्तारी का वारंट तुरंत जारी किया गया। वह आदमी जो कल तक एक बेचारा पति होने का नाटक कर रहा था, अब हथकड़ियों में था। पड़ोसियों के सदमे और गुस्से के बीच चुपचाप पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा था। उसके 2 छोटे बच्चे अपने पिता को पुलिस द्वारा ले जाते हुए भ्रमित होकर देख रहे थे, अभी भी उस भयानक त्रासदी को समझने में असमर्थ थे जो उनके परिवार पर आ पड़ी थी। पूछताछ कक्ष में राजेश कुमार अब पहले की तरह जिद्दी नहीं था। वह सिर झुकाए बैठा था, उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वह जानता था कि किसी भी इनकार का कोई मतलब नहीं है। इंस्पेक्टर ठाकुर ने मेज पर तस्वीरें रखीं, जिनमें 2 शवों की खुदाई और बेडरूम में मिले खून के धब्बे दिखाए गए थे। क्या अब कुछ कहना है, मिस्टर राजेश? डीएनए जांच के परिणाम भी वापस आ गए थे। बेडरूम में मिला खून दोनों पीड़ितों का होने की पुष्टि हुई थी। वैज्ञानिक सबूतों ने उसके अपराध को पूरी तरह से बंद कर दिया था। अकाट्य सबूतों और शायद अपने 2 अनाथ बच्चों की छवि के सामने राजेश कुमार अंततः टूट गया। हाँ, वह फुसफुसाया। उसकी आवाज टूट रही थी। यह मैंने किया है, यह सब मैंने किया है। पहला कबूलनामा बाहर आ गया था। एक भयानक रात का रहस्य का दरवाजा पूरी तरह से खुलने वाला था। जिले के ठंडे पूछताछ कक्ष में राजेश कुमार टूट चुका था। अकाट्य वैज्ञानिक सबूतों और अपने ही बाग की जमीन से निकाले गए 2 शवों की छवि के सामने वह जानता था कि किसी भी इनकार का कोई मतलब नहीं है। एक धोखेबाज पत्नी के बेचारे पति का नाटक अब समाप्त हो चुका था। एक रुंधी टूटी हुई आवाज में राजेश ने पूरी कहानी सुनाना शुरू किया। प्यार, धोखे और गुस्से की एक त्रासदी जिसने एक सीधे सादे किसान को एक क्रूर हत्यारे में बदल दिया। राजेश ने कबूल किया कि उसका एक ऐसा परिवार था जिसे वह बहुत प्यार करता था और उस पर गर्व करता था। वह अपनी पत्नी मीरा देवी से प्यार करता था, एक देहाती आदमी का सच्चा प्यार। वह धूप बारिश की परवाह किए बिना अथक परिश्रम करता था, केवल एक ही इच्छा के साथ कि वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों को एक आरामदायक जीवन दे सके। उसने स्वीकार किया कि काम में उसकी व्यस्तता ने अनजाने में उनके वैवाहिक जीवन में दूरियां पैदा कर दी थीं, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पत्नी पर वह पूरा कोयले का भरोसा करता था, वह उन दूरियों को एक पापी रिश्ते से भर देगी। त्रासदी उस साल आम की कटाई के मौसम में शुरू हुई। आकर्षक दिखने वाले और मीठी बातें करने वाले गांव के लड़के विक्रम सिंह ने उसकी पत्नी का दिल जल्दी ही जीत लिया। उनका गुप्त संबंध उसकी पीठ पीछे उसी घर में शुरू हुआ जिसे उसने अपने पसीने और आंसुओं से बनाया था। राजेश ने उस रात को याद किया जब उसने गलती से अपनी पत्नी के फोन में उनके प्यार भरे संदेश पढ़ लिए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल निचोड़ लिया हो, राजेश ने कांपती आवाज में कहा। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने यह कहकर टाल दिया कि वे सिर्फ दोस्त मजाक कर रहे थे। लेकिन मैं जानता था कि यह झूठ है। धोखा खाने को तैयार न होकर राजेश ने चुपके से उस पर नजर रखी और फिर उसे एक क्रूर सच्चाई का सामना करना पड़ा जब उसने अपनी पत्नी और विक्रम सिंह को शहर के एक गेस्ट हाउस में रंगे हाथों पकड़ा। ईर्ष्या और आक्रोश की आग भड़क उठी, लेकिन फिर अपनी पत्नी के आंसुओं और भीख के सामने और विशेष रूप से अपने 2 छोटे बच्चों के बारे में सोचकर राजेश ने खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। मैंने माफ कर दिया, राजेश ने कड़वाहट से भरी आवाज में कबूल किया। मैंने खुद से कहा कि हर कोई गलती करता है। मुझे विश्वास था कि वह पछताएगी। उसके बाद पारिवारिक जीवन सामान्य लग रहा था, लेकिन वास्तव में दरारें कभी नहीं भर सकीं। उनके बीच का गुप्त संबंध थोड़े समय के लिए ही रुका और फिर चुपके से फिर से शुरू हो गया, इस बार और भी दुस्साहसी तरीके से। और फिर राजेश को अपनी पत्नी की बेवफाई के बारे में एक बार फिर पता चला।
इस बार पड़ोसियों की कानाफूसी से उसने चुपके से अपनी पत्नी का पीछा किया, और एक बार फिर उसका दिल तब टूट गया जब उसने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को एक सुनसान बाग में एक साथ देखा। धोखेबाज पति का गुस्सा फिर से भड़क उठा। वह अंदर घुसा। इस बार विक्रम जल्दी से भाग गया, अपनी प्रेमिका को उसके पति के गुस्से का सामना करने के लिए अकेला छोड़ गया। राजेश अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा। इस परिवार की त्रासदी अगस्त के अंत में एक रात को अपने चरम पर पहुंची। अपनी पत्नी के धोखे का दूसरी बार पता चलने के कुछ ही दिनों बाद संदेह और दर्द ने राजेश को एक अलग इंसान में बदल दिया था। उस रात उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे बाग की रखवाली के लिए कुछ रातों के लिए झोपड़ी में रुकना होगा। यह सुनकर मीरा ने उसे रोकने की बजाय उसकी आंखों में एक छिपी हुई खुशी की चमक दिखाई दी। उस चमक को देखकर राजेश का दिल डूब गया। वह जैसा कहा था वैसा ही टॉर्च और कंबल लेकर झोपड़ी में चला गया, लेकिन वह वहां नहीं रुका। वह बस बाग के अंधेरे में बैठा रहा। उसका मन बेचैन था। रात के लगभग 10 बजे जब वह और सहन नहीं कर सका तो उसने चुपके से घर लौटने का फैसला किया। वह बाड़ के सहारे एक भूत की तरह चुपचाप चला और फिर धीरे धीरे बेडरूम की खिड़की के पास पहुंचा। उसने पर्दा थोड़ा सा हटाया और एक भयानक दृश्य, एक ऐसा अपमान जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, उसकी आंखों के सामने था। उन्हीं के शादी के बिस्तर पर उसकी पत्नी और उसका प्रेमी एक साथ थे। अब तक दबा हुआ सारा आक्रोश, सारा दर्द, सारी घृणा फूट पड़ी। राजेश एक कोने में धकेले गए जानवर की तरह हो गया, जो अब सोचने में असमर्थ था। वह तुरंत अंदर नहीं घुसा। वह चुपचाप सामने के दरवाजे पर गया, धीरे से ताले में चाबी डाली। वह घर में दाखिल हुआ और सीधे रसोई में गया, जहां आम काटने वाला तेज चाकू रखा था। उसने चाकू को कसकर पकड़ा और फिर बेडरूम का दरवाजा जोर से खोला। आवाज सुनकर मीरा और विक्रम चौंक गए और घबराकर एक दूसरे से अलग हो गए। राजेश को हाथ में चाकू लिए लाल आंखों से घूरते हुए देखकर विक्रम घबराहट में अपनी पैंट पकड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राजेश एक भूखे बाघ की तरह उस पर झपटा और अपनी पूरी ताकत से विक्रम पर कई बार वार किया। विक्रम सिर्फ एक चीख निकाल सका और फिर गिर पड़ा। यह देखकर मीरा जोर से चिल्लाई और भागने की कोशिश की, लेकिन राजेश ने उसे पकड़ लिया। अपने पागलपन में उसने उसी चाकू से अपनी बेवफा पत्नी पर तब तक वार किया जब तक कि उसकी सांसें नहीं रुक गईं। सिर्फ कुछ ही मिनटों में अपने ही आरामदायक बेडरूम में राजेश कुमार एक क्रूर हत्यारे में बदल गया। जब गुस्सा शांत हुआ तो केवल घबराहट और अत्यधिक भय बचा था, लेकिन फिर जीवित रहने की प्रवृत्ति प्रबल हुई। वह जानता था कि उसे इस अपराध को छिपाना होगा। उसने दोनों के शवों को अपने आम के बाग में ही दफनाने का फैसला किया। वह गड्ढा जिसे उसने एक बार गुस्से में खाद बनाने के लिए खोदा था, अब उसके अपराध को छिपाने की जगह बन गया। धुंधली चांदनी रात में राजेश ने अकेले ही उस भयानक काम को अंजाम दिया। उसने खून से सनी चादर में दोनों शवों को लपेटा और फिर उन्हें एक एक करके बाग के कोने में उस पुराने आम के पेड़ के नीचे घसीट कर ले गया। सुबह होने तक काम पूरा हुआ। उसने सावधानी से जमीन को समतल किया और उसे छिपाने के लिए उस पर सूखी पत्तियां और कचरा डाल दिया। सब कुछ हो जाने के बाद वह घर वापस आया और बेडरूम में बचे सभी निशानों को मिटाने की कोशिश की। उसने बहुत सावधानी से सफाई की, लेकिन घबराहट में वह बिस्तर और दीवार के बीच की संकरी दरार में गिरे खून के छोटे धब्बों पर ध्यान नहीं दे सका। यह एक जानलेवा गलती थी। राजेश कुमार के कबूलनामे ने पूरे मामले को बंद कर दिया। शांतिपुर में हत्या और शव दफनाने के इस सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया। राजेश कुमार का अपराध भले ही एक धोखेबाज पति के अत्यधिक आक्रोश से उपजा हो, माफ नहीं किया जा सकता था। बाद में अदालत ने उसे कानून की सबसे कठोर सजा सुनाई। अपराध की विशेष रूप से गंभीर प्रकृति को देखते हुए एक ही समय में 2 लोगों की जान लेना, लेकिन पीड़ितों के अवैध कृत्यों से उकसाए जाने जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ईमानदारी से कबूल करने के कारण अदालत ने प्रतिवादी राजेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। त्रासदी समाप्त हो गई, जिससे तीनों परिवारों के लिए एक ऐसा दर्द रह गया जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन सबसे दर्दनाक उन 2 मासूम बच्चों के लिए था, जिन्होंने एक ही रात में अपने माता और पिता दोनों को खो दिया। उनका भविष्य अंधकार में हो गया। यह दर्दनाक कहानी एक बार फिर अवैध संबंधों के अप्रत्याशित परिणामों के बारे में एक गहरी चेतावनी है। पारिवारिक खुशी बहुत नाजुक होती है, जिसे सच्चे प्यार, वफादारी और क्षमा से पोषित करने की आवश्यकता होती है।